नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, सरस्वती माता को वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। दोस्तों, हमारी कक्षा चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो पहले भूमिका के रूप में प्राप्त कर चुके हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल का जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखन है ना, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में गारसाद तासी को पढ़ा। उसके बाद में हमने शिव सिंह सेंगर को पढ़ा। गारसाद तासी के बारे में आप जानते ही हैं कि इन्होंने एक वास्तविक इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका वास्तविक इतिहास ग्रंथ लिखने का सर्वप्रथम श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गारसाद तासी को जाता है। इस बात से आप वाकिफ हैं। उसके बाद में गारसाद तासी उर्दू के प्रोफेसर थे हिंदी में। इन्होंने 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास का ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसका प्रकाशन द ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया गया था और इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ था। प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग में पहला भाग था 1839 ईस्वी को और जो दूसरा भाग था वह 1847 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण के 3 भाग किए गए थे, जिसमें तीसरा जो भाग था वह 1870 ईस्वी को, चौथा भाग था वह भी 1870 ईस्वी में और जो 5वां भाग था वह 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विदेशी विद्वान हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम प्रयास किया किन्होंने? गारसाद तासी ने। ठीक है, मूलतः यह फ्रेंच भाषा में लिखित है। इसमें वर्णानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्णों के अनुसार इसमें कवि क्रम दर्शाया गया है। कालक्रम इसमें है नहीं। अगर काल विभाजन नहीं है तो मतलब ये इतिहास ग्रंथ बिल्कुल ही गलत है, यानी कि मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें कुल 738 या 739 लेखकों का परिचय दिया गया था, जिसमें हिंदी के कुल 72 एंड 73 कवि थे। ठीक है, बाकी जो कवि थे वो उर्दू के थे। ठीक है, इस ग्रंथ को लिखने के लिए 66 पुस्तकों का प्रयोग किया गया था, सहायता ली गई थी, जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में सर्वप्रथम इसका जो अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद से करवाया था। ठीक है भाई। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करमुद्दीन ने किया था तबकाल उल सस्वरा के नाम से। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृहद इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी थी। इसका प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत था। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। इसमें काल विभाजन का कोई मतलब वो नहीं था, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक घोषित किया गया। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया, ये इसकी कमियां हैं। डॉक्टर नवीन विलोचन शर्मा थे, उन्होंने गारसाद तासी को प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया था। ये तो था गारसाद तासी की छोटी सी भूमिका जो मैंने फास्ट तरीके से आपको रिवाइज करके बताई है। उसके बाद में जो दूसरे हैं हमारे, वह है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य इतिहास भारतीय विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। ठीक है, भारतीय विद्वान थे जिन्होंने प्रथम प्रयास किया हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। ठीक है भाई। इसके बाद में इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें हिंदी तथा पद्धति, इसकी भाषा हिंदी तथा इसकी पद्धति है जो वो भी वर्णानुक्रमिक है, इसलिए इसको भी मनोवैज्ञानिक घोषित किया गया था। यह बात आप जानते हैं। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज नाम से, शुक्ल ने इसे भी वृहद ग्रंथ की संज्ञा दी थी। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए किसको? इस ग्रंथ को। ठीक है, इस ग्रंथ में इतने सारे कवियों का उल्लेख नहीं मिलता। इस ग्रंथ से पूर्व है ना, इस ग्रंथ से जो पूर्व के जो ग्रंथ है, पूर्व का ग्रंथ कौन सा? एक ही है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी गारसाद तासी का। उसमें 739 या 738 कवियों का उल्लेख है, लेकिन इसमें 1000 कवियों का, सहस्त्र कवियों का उल्लेख किया गया है। ये चीज है।
ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास में इसमें प्रथम कवि जो माने गए हैं, इसके पुष्यपुंड या पुष्यदंत को माना गया है। आदिकाल का प्रारंभ इन्होंने 1713 ईस्वी में जो राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया था वही समय माना है। ठीक है भाई। इसके बाद में इस ग्रंथ का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था, परंतु कुछ कमियां रह जाने के कारण इसका पुनः प्रकाशन 1883 ईस्वी में करवाया गया। ये मैंने नोट डलवा के आपको लिखवा दिया था। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, और प्रथम इतिहास ग्रंथ है भी भाई। ठीक है। इस ग्रंथ की मुख्य कमी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया जाना था। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। 5 मिनट में हमने इसको पीछे वाले जो मैटर है उसको रिवाइज किया है। आपको मैं जानता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा जो जानकारी प्रेषित की जाती है वो आपको अच्छी भी लगती होगी। ठीक है भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि भाई चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तभी तो हमारा जो ये परिवार है, साहित्य 24/7 जो परिवार है हमारा, वो आगे बढ़ेगा। और परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारी जो प्रगति है, मतलब प्रगति किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वह आगे बढ़ेगी। बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते तो सिल पर पड़त निशान। मेरे भाई वही बात है। अभ्यास करते हम बार बार, जिस प्रकार से बार बार अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार से रस्सी को बार बार उस कुएं में खींचा जाता है और उसको डाला जाता है, उससे पानी निकाला जाता है, और जो वो अभ्यास के कारण जो एक पतली सी रस्सी, जो बारीक सी रस्सी है, वह रस्सी शिल यानी पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर अपना निशान छोड़ देती है, उसको उसके ऊपर अपना निशान बना देती है। तो ये तो अभ्यास की बात है भाई। अगर हम भेजेंगे, बार बार किसी को शेयर करेंगे, तो वो बंदा जरूर सब्सक्राइब करेगा। एक बार बोल के तो देखें आप। ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं कक्षाएं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी मेन बात यह है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वह एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत टॉपिक है। आप समझते हो कि हिंदी साहित्य का इतिहास कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना सा है, करवा देंगे 5, 7, 10 क्लासों में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना है कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, चाहे मेरे पास में सिर्फ एक बच्चा बचे। ठीक है। मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको पूरा मैटर करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, और इतना लेवल है कि कॉलेज लेक्चरर तक का भी आपका हो जाएगा। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा काम है, बाकी आपका काम है। वो बोलते हैं ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मेरे भाई अब आपके हवाले है, मैंने तो मेरा काम है वो स्टार्ट कर दिया है, बाकी आप जानो और आपका काम जानो। ठीक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन को, जो नंबर 3 पर है। हमने 2 पढ़ लिए थे, गार्सा दे तासी और शिव सिंह सेंगर। आज हमारा जो नंबर 3 है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वह एक अंग्रेजी विद्वान है, बहुत ही अच्छे विद्वान है। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो देखो, सबसे पहला जो बिंदु बनता है वह इनके बारे में यही बनता है। जो पहला पॉइंट बनता है वह पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने 1888 ईस्वी में इन्होंने, माफ कीजिएगा भाई, देखो अगर थोड़ा बोलो तो आप करूं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, क्योंकि आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से स्टूडेंटों की आती है मेरे पास शिकायतें कि सर जी थोड़ा बड़ा लिखा करो। तो इन्होंने लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि यार मेरा हाथ है ना वो इसी प्रकार से बैठा हुआ है, मैं बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से लिखता हूं। लेकिन यार ये ज्यादा छोटा तो है भी नहीं वैसे, अगर माना जाए तो। 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है ना जब जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है भाई, ये जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का जो इतिहास ग्रंथ है वो किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से। ठीक है भाई, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है उसके विशेषांक के रूप में हुआ, जो अंग्रेजी भाषा में लिखित इतिहास ग्रंथ था, में रूप में हुआ, जो अंग्रेजी भाषा में लिखित इतिहास ग्रंथ था। यह जो इतिहास ग्रंथ था यह किस भाषा में लिखा गया था भाई? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से 1889 ईस्वी में सामने आया। यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से 1889 ईस्वी 1888 में तो इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से 1889 ईस्वी में सामने आया। ठीक है भाई, में सामने आया। बहुत ही अच्छा इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, इसमें बहुत ही अलग सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इस इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है भाई, सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। इसमें कुल 952 कवियों का उल्लेख, देखो अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं, कुल कवि कितने हैं भाई? 952। ठीक है, केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। कुल कवि कितने हैं? इसमें 952 कवि हैं। ठीक है, उल्लेख प्राप्त होता है 886 शिव सिंह सरोज से तथा 66 अन्य कवि। कैसे 886 कवि शिव सिंह सरोज से और 66
अन्य कवि, अन्य कवि देख लेना भाई, इतने होंगे शायद, है ना। 886 कवि तो हैं, वो है शिव सिंह सरोज से, और 66 अन्य कवि थे, ठीक है भाई। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान, देखो इस ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या की गई है, ठीक है। इस ग्रंथ में किसकी, हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या की गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी भाषा भाषी प्रदेश। इस ग्रंथ में लिख देता हूं ना, इस ग्रंथ में हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ में किसकी, हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश। ये इतनी चीज है भाई, ठीक है, ये इतनी चीज हमने इसमें नोट की है, ठीक है। इसकी जो पद्धति है वह कालानुक्रमी पद्धति है, ये और लिख लो भाई, ठीक है। पद्धति कौन सी है, कालानुक्रमी पद्धति, ठीक है। इसकी जो पद्धति है ना वह कालानुक्रमी पद्धति है। देखो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसमें वो करूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा ना। ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई, जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का जो इतिहास ग्रंथ है, इसकी रचना कब हुई, 1888 ईस्वी में यह सामने आया, ठीक है। नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा गया। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ, ठीक है। विशेषांक के रूप में मतलब विशेष अंक, जो इसका विशेष अंक था ना, उसके रूप में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका निकलती है, उसका जो विशेष अंक मतलब स्पेशल जो मतलब सर्टिफिकेट अंक है ना, उसके रूप में जो मतलब स्पेशल जो डालते हैं हम कि भाई जैसे ये तो पहला पेज है, इसमें स्पेशल चीजें, ये मतलब जैसे हो गया कि हमारे जो नेता लोग हैं वो स्पेशल कोटे में आते हैं, तो उसको स्पेशल कोटा है ना, उसमें इसका विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में लिखित इतिहास ग्रंथ है भाई। सबसे मेन बात है कि यह जो ग्रंथ है यह इंग्लिश भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ का स्वतंत्र रूप से 1889 में सामने यह आया था हमारे, ठीक है। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को, सिर्फ और हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया था, जिसमें 886 कवि तो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ से, शिव सिंह सरोज आप जानते हो किसकी है, शिव सिंह सेंगर की, शिव सेंगर का जो ग्रंथ है ना, उससे कितने कवि लिए गए हैं, शिव सिंह सेंगर से 886 कवि लिए गए हैं, बाकी 66 कवि हैं ना जो अन्य कवि लिए गए हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में कुल कितने कवि हैं इसमें, 952 कवियों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या की गई, जिसका मुख्य शाब्दिक अर्थ बताया गया है, वह हमें बताया गया है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात, यह कालानुक्रमिक पद्धति है, इसमें कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। बाकी दो पहले ग्रंथ थे उसमें वर्णानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, वर्णानुक्रमिक, ठीक है। अब आप जानते ही हो कि इतने चीज बताने के बाद में और आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ठीक है मिटा देते हैं। समझ में आना चाहिए, समझ में तो आ रहा है ना भाई। देखो यार थोड़ा सा क्या है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, नशा चल रही है,
इसलिए मतलब बार बार ऐसे गले में खरांश टाइप की हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कोई वो नहीं रखें। और सबसे मेन बात यह है कि कल तो आप जानते हो क्या था, लोकतंत्र डे था। क्यों? क्योंकि भाई कल वापस से चुनाव हुए हैं हमारे। बोलते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का चुनाव था कल। कल सभी ने मतदान किया होगा, उम्मीद है। और मतदान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मतदान मेरे भाई एक मत का दान होता है। मत का दान मतलब जो हमारा जो मत है ना, वो गुप्त मत होता है। आप जानते हो कि भारत में गुप्त मत प्रणाली से मतदान किया जाता है। तो आप सभी ने उसका प्रयोग किया होगा। उम्मीद है कि आपके द्वारा जो नेता चुने जाएंगे, हमारे देश के जो कार्यभार संभालने वाले जो नेता लोग हैं, वो अच्छे होंगे, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ को लिखने के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने 18 पुस्तकों की सहायता ली। कितनी? 18 पुस्तकों की सहायता से लिखित ग्रंथ, 18 पुस्तकों की सहायता ली। किसमें? लेखन कार्य के लिए, ठीक है। 18 पुस्तकों की सहायता ली, ठीक है। कुछ आलोचकों ने शोध करके बताया कि इन्होंने केवल 5 पुस्तकों की सहायता ली। इसके ऊपर ही यहाँ पे ऐसे बना के लिख दो, लिखो इधर, कुछ आलोचकों ने शोध करके बताया कि इन्होंने केवल 5 पुस्तकों की सहायता ली, ठीक है। कुछ आलोचक थे, उन्होंने शोध किया और बता दिया कि भाई ना ना, इन्होंने तो 5 पुस्तकों की सहायता ली। अब देखो इन्होंने किन किन पुस्तकों की सहायता ली, उन पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों, किन किन पुस्तकों की सहायता ली, वो पुस्तकें लिख देते हैं, ठीक है भाई। वो पुस्तकें हैं, सबसे पहले शिव सिंह सरोज। पहली जो पुस्तक है वह शिव सिंह सरोज। किसकी है? शिव सिंह सेंगर की। आप जानते हैं शिव सिंह सेंगर, ठीक है। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसकी इन्होंने मदद ली है इस ग्रंथ को लिखने में। दूसरी रागकल्प द्रुम, ठीक है। किसकी है? कृष्णानंद की। राग कल्प द्रुम किसकी है? कृष्णानंद। कृष्णानंद की क्या है? राग कल्प द्रुम, दूसरी पुस्तक यह है। एक सुंदरी तिलक है हरिश्चंद्र जी की। सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र जी की सुंदरी तिलक को भी आधार बनाया गया। विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी। विचित्रोपदेश कौन है? किसकी है? कक्षेदी तिवारी। कक्षेदी तिवारी, ठीक है इसकी। और जो अंतिम जो रचना है वह है श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि की। श्रृंगार संग्रह किसकी? सरदार कवि की। सरदार कवि, ठीक है। अब ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि इन्होंने 18 पुस्तकों की सहायता तो ली है। भाई सब मानते हैं कि 18 पुस्तकों की सहायता ली, लेकिन कुछ आलोचक है वो शोध करके बताते हैं कि नहीं, इन्होंने 18 पुस्तकों की सहायता नहीं, सिर्फ 5 पुस्तकों की सहायता ली थी। कौन कौन सी 5 पुस्तकें? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद की है, मैंने पहले बताया। सुंदरी तिलक पढ़ा दिया मैंने, हरिश्चंद्र की है। विचित्रोपदेश पढ़ा दिया मैंने, कक्षेदी तिवारी की है। और श्रृंगार संग्रह ये भी पढ़ा दिया मैंने, सरदार कवि जी की है। इनका इन्होंने मतलब इनकी सहायता ली है इन्होंने, ये आलोचक बता रहे हैं, ठीक है।
और शोध करके बता रहे हैं। अंग्रेजी में लिखित इस ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, इस ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया भाई? सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद 1857 ईस्वी में हिंदी प्रचारण पुस्तकालय, सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद 1857 ईस्वी में हिंदी प्रचारण पुस्तकालय, हिंदी प्रचारण पुस्तकालय किस कब सर्वप्रथम, इसका जो अनुवाद, इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अनुवाद है ना, वो 1957, अरे मेरे भाई 1800 नहीं 1957, माफ कीजिएगा यार ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारण पुस्तकालय वाराणसी से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पुस्तकालय वाराणसी, हिंदी प्रचारण पुस्तकालय वाराणसी से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और यह पुस्तक किसमें लिखी गई थी? इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अनुवाद 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारण पुस्तकालय वाराणसी से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और यह पुस्तक जो थी वह किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से, ठीक है। ये चीज हो गई भाई, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ले लिया होगा तो अब मैं एक बार इसको समझा देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा तो आप खुद ही समझदार हो। ये भाई पूरा भी होगा या नहीं होगा आज तो पता नहीं। 18 पुस्तकों की सहायता ली इस ग्रंथ, ठीक है। कुछ आलोचक शोध करके बताते हैं केवल 5 पुस्तकों की सहायता ली मेरे भाई, ठीक है। 5 पुस्तकें कौन कौन सी है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद देवव्यास की, उसके बाद में सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की, और विचित्रोपदेश कक्षदी तिवारी जी की, और श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की। इसका हिंदी सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद जो हुआ था 1957 ईस्वी में किसके? नागरिक प्रचारणी पुस्तकालय वाराणसी से। कहां से? नागरिक प्रचारणी पुस्तकालय वाराणसी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आया हुआ प्रश्न, ठीक है। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से भाई आया हुआ है। और हिंदी साहित्य का जो द्वितीय इतिहास है ना, इसकी जगह सिर्फ द्वितीय कर दो। द्वितीय इतिहास वह किसने करवाया था? वह डॉक्टर बच्चन सिंह का है भाई, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास, ठीक है। इतना कर दिया आपने, इसको उतार भी लिया होगा। मैं इसको आगे चलता हूं, इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। द्वितीय नहीं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। यह पुस्तक अभी मार्केट में उपलब्ध भी है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है डॉक्टर बच्चन सिंह का, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसके अंदर से मैं आपको बहुत सी चीजें बता रहा हूं यहीं पे। तो आपको वो पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर ज्ञान वृद्धि करना चाहो तो आप कोई भी पुस्तक लेके आ जाओ, कोई दिक्कत, ठीक है। उसमें से आपको बहुत चीजें, जो बच्चन सिंह की जो पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें से मैंने मतलब जो ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये उसमें से भी इंक्लूड किया गया है, बहुत सी चीजें उसमें से मैंने ली है, ठीक है। अब इसके बाद में इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या इस ग्रंथ को
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। एक तो इस ग्रंथ का जो नाम है ना वह है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या सच्चे या सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या सच्चे या सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। भाई रियल में ये हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वह माना जाता है। और ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा एक तरीके से परिभाषा बन गई है। ये किसने कहा है? ये कहा है किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। हाँ सही है, किशोरीलाल गुप्त के अनुसार, किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। ठीक है, ये चीज ये मुझे बोला गया है ना, ये किशोरीलाल गुप्त ने कहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा। जॉर्ज ग्रियर्सन लिखने की क्या जरूरत है, इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा। इन्होंने अपने ग्रंथ को कितने अध्यायों में भाई? 11 अध्यायों में बांट दिया। ठीक है, 12वां अध्याय विविध कवियों का है जो तर्क संगत नहीं है। 12वां अध्याय विविध कवियों का है जो तर्क संगत नहीं है। ये क्यों लिखवाया है मैंने? ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि इस ग्रंथ को ना 11 अध्यायों में तो इन्होंने खुद ने बांटा था। जो 12वां अध्याय बनाया गया था वह इन्हीं के द्वारा विविध कवियों के रूप में बनाया गया था कि भाई अनेक कवि हैं, जो अलग अलग कवि हैं, उनके बारे में इनका 12वां अध्याय था जो कि तर्क संगत नहीं है। इन्होंने 11 अध्याय जो हैं वो महत्वपूर्ण बताए हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने भक्ति काल, इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने भक्ति काल। अब भक्ति काल आप जानते हो, भक्ति काल कब से कब तक है? 16वीं शताब्दी, 16वीं व 17वीं शताब्दी, 16वीं व 17वीं शताब्दी, 16वीं व 17वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं व 17वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया तथा को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया तथा भाई जो 16वीं शताब्दी है ना, 16वीं और 17वीं शताब्दी जो भक्ति काल है, उसको ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया तथा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तथा भक्ति काल को
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण माफ कीजिएगा स्वर्ण हो गया ये, स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। एक तो देखो स्वर्ण काल, ठीक है, या स्वर्ण युग कहा, और साथ ही या स्वर्ण युग कहा, और साथ ही हिंदी साहित्य का इसने स्वर्ण युग बता दिया कि इसको भक्ति काल को, और साथ में ही इसके साथ में ही इन्होंने कहा, और साथ ही हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा, साथ ही हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा का। ये गलत बात बोल दी इन लोगों ने, इन्होंने भाई इन्होंने ये तो बता दिया कि भक्ति काल है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल है, ठीक है, लेकिन साथ में हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा, अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा थोड़ी है ये तो संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा है, ये तो आर्य भाषाओं की जननी, आर्य भाषा है, आर्य भाषा ये, क्योंकि आर्य भाषा क्या है हमारी संस्कृत, और उसी से पैदा हुई है, उसकी बेटी है, तो कुछ तो अंश है ना इसमें आर्य भाषा का, तो इसको तो आर्य भाषा बोलना। ये तो इन्होंने गलत बोल दिया कि अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा थी, ठीक है, ये चीज इन्होंने गलत बोली। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1902 से 1909 तक, डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1902 से 1909 तक, डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1902 से 1909 तक भारतीय बोलियों का सर्वेक्षण किया और भारतीय बोलियों का सर्वेक्षण किया, और भारतीय बोलियों का तो सर्वेक्षण इन्होंने कर दिया साथ में, और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से, और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा इंडिया नाम से द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से 11 जिल्दों में प्रकाशन करवाया, 11 जिल्दों में प्रकाशन करवाया, ठीक, ये चीज इन्होंने करवाई भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, या सच्चे अर्थों में सही अर्थों में बोला जाए तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, कि इसने कहा केशवरीलाल गुप्त ने कहा इनके अनुसार, ठीक है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 11 अध्यायों में बांटा अपने ग्रंथ को, जो अपना ये ग्रंथ है ना, क्या बोलते हैं इसका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा, और इसका जो 12वां अध्याय है वो वेद कवियों के रूप में रखा, जो कि तर्कसंगत नहीं है, इसको तर्कसंगत नहीं माना गया। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने भक्ति काल मतलब बोले तो 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो युग था उसको हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया भक्ति काल को, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा, ठीक है। साथ में इन्होंने हिंदी भाषा के ऊपर और टिप्पणी कर दी कि भाई ये तो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है।
अपने तरीके से, ठीक है, उनके तरीके से ये अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1902 से 1909 तक भारतीय बोलियों का सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के बाद में इन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से 11 जल्दों में इसका प्रकाशन करवाया। 11 जल्द मतलब जो अध्याय है ना उन्हीं को जल्द बोला जाता है। अध्याय हो गया, पक्ष हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गए, ये सब है ना, ये एक अध्याय का ही भाग है, ठीक है, पाठों का ही भाग है, ठीक है। ये चीज है, ये चीज आपने लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आज ये ग्रेजुएशन है ना, यही कंप्लीट होगा हमारा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में फिर हमारे पास है क्या है, मिश्र बंधु लेंगे, ठीक है। मिश्र बंधुओं का कौन सा ग्रंथ है भाई, मिश्र बंधु विनोद नाम से, ठीक है। इन्होंने तुलसीदास जी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, और किन्होंने, इन्होंने तुलसीदास जी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, ठीक है। तुलसीदास जी का क्या वैज्ञानिक विश्लेषण किया, और इन पर कुल 12 निबंध लिखे, और इन पर कुल 12 निबंध लिखे, किन पर, तुलसीदास जी पर। कितने ग्रंथ लिखे, 12 निबंध लिखे, तथा इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन, तथा इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन, जो निबंध है ना इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा, प्राच्य, यह है भाई प्राच्य विद्या विशारद सभा, प्राच्य विद्या विशारद सभा, प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया, वियना में किया। सर्वप्रथम इसका जो वाचन है ना, इन निबंधों का जो ये इन्होंने किसके ऊपर लिखे थे, कुल निबंध 12 निबंध लिखे थे ना भाई इन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर। इनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया था पहले तुलसीदास जी का, इन पे फिर 12 निबंध लिख दिए, और इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन है वो प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना कंट्री है ना, उसमें इसका सबसे पहले वाचन किया गया। ग्रियर्सन ने रस के लिए स्टाइल रौद्र, रस के लिए इन्होंने रस के लिए स्टाइल, ठीक है, रौद्र रस के लिए, ये जो मतलब ये रौद्र रस है ना, मतलब रस के लिए तो इन्होंने स्टाइल शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, और रौद्र रस के लिए द ट्रेजेडिक स्टाइल, तथा रौद्र रस के लिए द ट्रेजेडिक स्टाइल तथा विभत्स रस
रौद्र रस के लिए ट्रेजेडिक स्टाइल तथा विभत्स रस के लिए द सैटिरिक स्टाइल के लिए द सैटिरिक स्टाइल, ठीक है, द सैटिरिक स्टाइल शब्दों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया। बहुत अच्छे कवि हुए हैं भाई, ये छोटे मोटे कवि नहीं हुए, ठीक है, प्रयोग किया, ठीक है, इतना सब हो गया। तुलसीदास को खुद के बाद सबसे बड़ा अवतार माना, खुद को सबसे बड़ा अवतार माना, और तुलसीदास जी को खुद के बाद माना। तुलसीदास जी को खुद के बाद सबसे बड़ा अवतार माना। भाई सबसे बड़ा अवतार तो कौन है? खुद है। और उसके बाद तुलसीदास जी को दूसरे नंबर पे मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदिकाल को चारण काल नाम दिया इन्होंने। आदिकाल को चारण काल नाम दिया, ठीक। आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ न मानते हुए बड़ा वृहत संग्रह कहते हैं। आचार्य शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ न मानते हुए इसे बड़ा वृहत संग्रह कहते हैं। ये आचार्य शुक्ल है ना, सब जगह टांग अड़ाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इसमें सब जगह टांग अड़ाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, इन्होंने कुछ भी नहीं माना किसी का, अपना खुद का पक्ष दिया है और इनको सर्वमान्य मान्यता प्राप्त भी है। भाई आचार्य शुक्ल के जो मत है ना, उनको ध्यान करके जाना है हमें, ठीक है। इतना कर लिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया, ठीक। इन्होंने तुलसीदास जी को वैज्ञानिक विश्लेषण किया, सबसे मेन बात है। तुलसीदास जी के ऊपर इन्होंने अच्छे खासे तरीके से, अच्छे ढंग से इनका विश्लेषण किया और इन पर कुल 12 निबंधों की रचना की, 12 निबंध लिखी, ठीक है। इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन, इन निबंधों का यानी कि तुलसीदास जी के जो निबंध है ना, तुलसीदास जी के जो ऊपर निबंध लिखे थे इन्होंने, इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना कंट्री, वियना एक देश है, उसमें किया गया, ठीक है। इन्होंने रस के लिए, सिर्फ रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किया, और रौद्र रस के लिए इन्होंने द ट्रेजेडिक स्टाइल तथा विभत्स रस के लिए इन्होंने द सैटिरिक स्टाइल शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने रस के लिए स्टाइल, याद करना वापस से, रस के लिए स्टाइल, रौद्र रस के लिए द ट्रेजेडिक स्टाइल, और विभत्स रस के लिए द सैटिरिक स्टाइल नाम से इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। तुलसीदास जी को खुद के बाद सबसे बड़ा, खुद के बाद इसके अंदर लिख देना दूसरा, खुद के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना। मतलब सबसे बड़ा अवतार था कौन? यह स्वयं, कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार किसे माना इन्होंने? तुलसीदास जी को। आदिकाल को चारण काल नाम दिया, आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम से संबोधित किया, ठीक है। आचार्य शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ न मानते हुए बड़ा वृहद संग्रह कहते हैं। बस भाई, ठीक है, इतनी सी बात है, ये याद हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा अगर आप कहो तो।
इसमें कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ ठीक है, वर्णन के साथ साथ कवियों का जो जीवन चरित्र है ना उसका वर्णन किया, उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, युगीन प्रवृत्तियों परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। युगीन प्रवृत्तियों परिस्थितियों का विवेचन किया गया है। ठीक है, इसमें इससे जो कवियों का जीवन चरित्र है उसके वर्णन के साथ साथ इसकी जो मतलब युगीन प्रवृत्तियां है ना इसकी परिस्थितियों का विवेचन भी भाई इसमें किया गया है। ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब वो 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ राजस्थान, पहला द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मैंने राजस्थान लिख रहा हूं, हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका। ठीक है, यह ग्रंथ की रचना करना। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, दूसरा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण कब से कब? 1902 से 1909 ईस्वी तक। ठीक, जो भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया इन्होंने। और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। अब मुझे बताओ ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए या नहीं हुए इसके? हुए। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। अब इसमें कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन तो इन्होंने किया ही इसमें, इस ग्रंथ में, साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों या परिस्थितियों का वर्णन भी इन्होंने किया। जो युगीन प्रवृत्तियां या परिस्थितियां हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसका विवेचन भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में किया। यह पहला इतिहास ग्रंथ था जिसमें परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बाद में ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया इसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ की इन्होंने रचना की। लेकिन शुक्ल जी इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते, ये बड़ा वृहद संग्रह मानते हैं। ठीक है भाई,
भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया इन्होंने। सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट चीजें ये भी हैं कि भाई भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इन्होंने 1902 से 1909 तक किया, जिसमें सर्वेक्षण तो कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या किया उसमें, जो हमारी जो भाषा है, जो बोलियां है ना, अनेक प्रांतों की अलग अलग बोलियां हैं, जैसे राजस्थानी की भी अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा में भी अलग अलग बदलाव है, आड़ोती है, मालवी है, ऐसे कुछ भाषाएं हैं ना। वो तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, अब भाई तुलसी का इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन कर दिया, इनके ऊपर 12 निबंध भी लिख दिए, और 12 निबंध लिखने के बाद में इनके ऊपर फिर बोल रहे हैं, ये सबसे पहले तो इनका वियना से, और उसमें जो निबंध थे वियना, जो निबंध थे ना, वो प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में उनको पढ़ा, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, कि भाई तुलसीदास जी है ना, वो स्वयं के बाद यानी कि खुद के बाद सबसे बड़े अवतार माने जाते हैं, मतलब खुद को अवतार कहा है इन्होंने। यह है इनकी सबसे बड़ी भूल थी कि ये अवतार नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतिहास ग्रंथ की रचना की है। फिर इन्होंने एक सबसे मोटी चीज क्या कर दी कि जो हिंदी भाषा है ना, उसको क्या बोला इन्होंने, हिंदी भाषा को इन्होंने बोला कि यह तो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है, क्योंकि ये अंग्रेज थे। जो ये इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से जो ग्रंथ लिखा था, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये मेरे भाई हो गया हमारा क्या कंप्लीट। श्रीमान जी हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन जी, मुझे पता था कि जॉर्ज ग्रियर्सन पूरा मतलब 50-55 मिनट का है। जॉर्ज ग्रियर्सन क्यों है, क्योंकि इन्होंने इतिहास ग्रंथ में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे इनमें परिस्थितियों का वर्णन किया है, इसलिए, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, वैसे गलत बोलना किसी के बारे में अच्छा नहीं है। तो आज हम इस जॉर्ज ग्रियर्सन को ही समाप्त करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिश्र बंधु करवा दूं और आचार्य शुक्ल का कुछ पोर्शन करवा दूं, ठीक है। ये 2-3 जो बड़े बड़े और हैं, उसके बाद में तो ये छोटे छोटे आ जाएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गया, ठीक है। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी भी छोटी ही वो है। और फिर ये क्या बोलते हैं, मैं 2 दिन ये और मान लो, 2 मतलब ये बहुत बड़ी है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका है ना। उसके बाद में हम आदिकाल की तरफ बढ़ेंगे, आप जानते हो, और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, इतना तो आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, किया, ठीक। मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं एक दिन में 2 क्लास भी दे सकता हूँ, और 2 क्लास तो तब दूँ तब मुझे टाइम मिले, लेकिन यार मुझे भी यार अपने काम से भी जाना होता है, स्कूल भी पढ़ाना होता है, फिर उसके बाद में कोचिंग भी जाना होता है पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद में कॉलेज भी जाना होता है। तो वहाँ पे थका हारा आता हूँ, शाम को आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, सुबह उसको अपलोड करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी गई है जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बखूबी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, कोशिश की होगी, और इतना भी मैं समझ गया हूँ कि शायद बोर्ड पे ही आपको सब कुछ याद हो जाता होगा, क्योंकि मैं बार बार एक लाइन को बार बार बोलता हूँ। और वो क्या बोलते हैं, वो अभ्यास वाली बात है, वो बोलते हैं ना कि एक ही प्रश्न होता है अभ्यास का, कैसे, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और विद्या भूली क्यों। विद्या इसलिए भूली जाती है क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते, बार बार उसको अपने नॉलेज में नहीं लेके आते। पान सड़ता क्यों है, क्योंकि उसको हम फिरते नहीं है, मतलब पलटते नहीं है। घोड़ा अड़ क्यों जाता है, वही देखो, बांध दो उसको, अड़ जाएगा, अगर उसको घुमाते रहोगे तो वो अड़ेगा नहीं। और रोटी जलेगी, रोटी क्यों जलती है, कि तवे के ऊपर एक साइड से सिकती रही, लेकिन वो जल गई, हमने उसको पलटा ही नहीं। सभी का उत्तर क्या है कि उसको फेराना था, बदला ना था, फेराना था। इसीलिए विद्या भी हम इसी प्रकार से बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको अगर फेरेंगे नहीं तो हमें यह आत्मसात नहीं होगी। फेरना तो आपको पड़ेगा, यहाँ पे मैं कुछ भी कितना भी याद करवा दूं, लेकिन आपको घर पे इसको आत्मसात जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार इतनी रिक्वेस्ट मत करवाओ मेरे भाई, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यार कमेंट तो कर दिया करो एक प्यारा सा, यार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई या नहीं है, कम से कम यार जोश बढ़ता है, होश बढ़ता है। क्या लाइक भी नहीं कर सकते, लाइक और कमेंट भी नहीं कर सकते यार, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। क्या मांग रहा हूँ मैंने पैसे थोड़ी दिए हैं आपसे, इतनी उम्मीद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात गई बात गई, भूल जाओ, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें आपका और मेरा दोनों का नुकसान है, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।